Hello students. So in today's session we are going to start with another important topic that is related to the liberalization, privatization and globalization policy, or which is also known as New Economic Policy 1991. So in the previous session we had discussed about what was basically new economic policy, what was the main objective of implementation of new economic policy, and what was the impact of this new economic policy or impact of this LPG model, that is liberalization, privatization and globalization model, on the economic environment and business environment in India. Now in this session today we'll be studying about the managerial response to changes in business environment. इसका मीनिंग ये है कि जब इंडियन इकोनॉमी में इस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया, तो उसके कारण जो इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट में उसका जो इम्पैक्ट आया वो किस टाइप का इम्पैक्ट था और किस फॉर्म में वो इम्पैक्ट आया. तो बेसिकली जो इसका इम्पैक्ट था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी का इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट था, फेवरेबल इम्पैक्ट था. अब वो किस मैनर में था फेवरेबल, वो आज हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट जो इसका इम्पैक्ट पड़ा इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट पे वो था इन द फॉर्म ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मोस्ट ऑफ द कंपनीज adopted diversification of their portfolios. डाइवर्सिफाई करने का मीनिंग होता है एक्सपैंड करना, ऐड करना, उसको और इंक्रीज करना. सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के इंट्रोड्यूस होने से जो कंपनीज थी दे स्टार्टेड एडिंग मोर प्रोडक्ट्स इन देयर पोर्टफोलियो. अगर हम इसमें एक एग्जांपल की बात करते हैं तो इसमें वी कैन से दैट जो रिलायंस कंपनी है, कंपनीज लाइक रिलायंस, LG एंड सैमसंग, दे स्टार्टेड एक्सपैंडिंग देयर प्रोडक्ट रेंज. उन्होंने अपनी प्रोडक्ट की रेंज को बढ़ाना शुरू कर दिया. जैसे कि रिलायंस की एग्जांपल ले तो रिलायंस हैज़ एंटर्ड इनटू कम्युनिकेशन बिजनेस ऑल्सो. रिलायंस हैज़ एंटर्ड इनटू रिटेल चेन्स लाइक ग्रॉसरीज, उसमें रिलायंस फ्रेश है इनकी चेन. रिलायंस फुटवेयर में रिलायंस फुटप्रिंट्स है इनकी चेन. रिलायंस टेक्सटाइल्स में इन द टेक्सटाइल सेक्टर दे हैव स्टार्टेड रिलायंस ट्रेंड्स. सो Reliance is into petroleum sector, energy sector and so on. So it means Reliance is not limited to one product range only, कि सिर्फ Reliance इसी में ही डील करता है, ऐसे नहीं है. It is into communication business, it is into retail business and the list is endless. So due to liberalization, privatization and globalization policy, अर्लियर कंपनीज के लिए अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं था. नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज वर देयर. उनको कंप्लाई करने के बाद ही एक डाइवर्सिफिकेशन प्लान के बारे में सोचा जा सकता था. लेकिन ड्यू टू लिबरलाइजेशन गवर्नमेंट ने रिलैक्स्ड नॉर्म्स कर दिए. इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, इट वॉज नॉट आउट ऑफ द वे फॉर द फर्म्स to have their expansion policies implemented. तो उनके लिए अब easy हो गया expand करना. So that is why various companies started expanding their portfolios, product portfolios को उन्होंने expand करना शुरू कर दिया और उससे उनका market share भी बढ़ गया, because उनकी जो activities थी वो एक ही sector तक limited नहीं रह गई. Their activities, their products, their market reach, it was not limited to one product only. They entered into number of product range.
सो दे वर एबल टू डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस एक्टिविटीज। जो उसका सेकेंड इम्पैक्ट पड़ा बिजनेस एनवायरनमेंट पे, दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ ज्वाइंट वेंचर्स, कोलैबोरेशंस एंड कंसोलिडेशंस ऑफ मल्टीनेशनल्स। अब मल्टीनेशनल कंपनीज की एंट्री हो गई इंडिया में आफ्टर 1991, और वो कंपनीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी वो इंडियन मार्केट में किस ढंग से एंटर हुई? दे एंटर्ड थ्रू ज्वाइंट वेंचर्स। जैसे फोर्ड मोटर्स ने इंडियन मार्केट में एंट्री की विद इंडियन फर्म महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसके साथ ज्वाइंट वेंचर किया फोर्ड मोटर्स ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ, एंड देन इट एंटर्ड इंडियन मार्केट। उसका फायदा जो है दोनों को हुआ। जो न्यू फर्म थी जैसे कि फोर्ड मोटर्स, इट वाज न्यू टू द इंडियन मार्केट, सो इस न्यू फर्म को जो है, जो ये फोर्ड मोटर्स थी, इसको एडवांटेज मिली महिंद्रा एंड महिंद्रा की मार्केट रीच की, उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की। ठीक है, अब जब दो फर्म्स इकट्ठी होकर एक नई फर्म को क्रिएट करती हैं, देन इट इज कॉल्ड अ जॉइंट वेंचर। तो जो थ्रू द जॉइंट वेंचर द न्यू फर्म दस क्रिएटेड गेट्स द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस। अब महिंद्रा एंड फोर्ड ने इकट्ठा कोलैबोरेट करके जॉइंट वेंचर क्रिएट किया, दे क्रिएटेड अ न्यू फर्म। उससे महिंद्रा एंड महिंद्रा को एडवांटेज मिल गई टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस की, लेकिन उससे जो फोर्ड मोटर्स है उसको क्या एडवांटेज मिली कि डोमेस्टिक फर्म की मार्केट रीच, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा की अच्छी मार्केट रीच थी उस टाइम, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का उसने यूज किया। सो दोनों में जो पॉजिटिव पॉइंट्स से उसको मिला दिया गया, एंड दे एक्सप्लोर्ड न्यू मार्केट्स एंड they were able to capture a good market share in this way, right? अब थर्ड जो एडवांटेज मिला, जो थर्ड फेवरेबल पॉइंट था, दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ ब्रांड बिल्डिंग। जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया तो जो कंपनीज थी उन्होंने अपनी गुडविल को बनाने में, अपनी ब्रांड इमेज को बनाने में बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। बिकॉज दिस गुडविल एंड इमेज बिल्डिंग, दे बिकेम एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। बिकॉज बहुत सारी, देयर वर सो मैनी कंपनीज, दे वर ऑफरिंग आइडेंटिकल काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। तो एक जो कंज्यूमर है उसके माइंड में अपने प्रोडक्ट की गुडविल बनाना एक बहुत बड़ा काम था। वाई द कंज्यूमर शुड प्रेफर दिस कंपनीज प्रोडक्ट रादर देन दैट कंपनी। सो दैट इज हैपनिंग टुडे ऑल्सो। नाउ that is why the companies are spending huge amounts on advertising and sales promotion to establish their brands in the market. The main focus is to make the goodwill in the market for their brands, to capture considerable market share. Because if a company is not able to make brand image of its product in the mind of a consumer, how the company can sell its products? That is why the companies are spending too much on advertising and sales promotion methods. That is to build a brand image of their products in the mind of consumers, so that the consumer prefers their product rather than the competitor's product. All right. And then next point is use of latest technology. So use of latest technology, it has become the first priority for the companies. अब companies के लिए latest technology को use करना एक priority बन गया है। Priority क्यों बन गया है? To get the first mover advantage. First mover advantage मतलब to adopt, to be a company which adopts a new technology first. कि वो company बनना जो न्यू टेक्नोलॉजी को सबसे पहले अडॉप्ट करती है। बिकॉज द कंपनी हु अडॉप्ट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी गेट्स अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, इन टर्म्स ऑफ सेल्स। क्योंकि जो कंपनी जल्दी से उसको अडॉप्ट कर लेगी न्यू टेक्नोलॉजी की, so that
it will become the pioneer for the introduction of new product, न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि जो कंपनी उस टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट करेगी तो उसका प्रोडक्ट उसके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से ज़्यादा एडवांस होगा. अगर ज़्यादा एडवांस होगा बिकॉज इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, उससे उसको एडवांटेज मिलेगी बिकॉज द कस्टमर्स विल प्रेफर देयर प्रोडक्ट एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स वन. और साथ में न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो कम हो जाएगी और क्वालिटी की अपग्रेडेशन भी होगी, तो उससे उनको टोटल एडवांटेज मिल जाएगा. फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ कैप्चरिंग लार्ज मार्केट शेयर, फर्स्ट मूवर एडवांटेज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज अपग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स. सो अब वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, उसको टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए कंपनीज आर स्पेंडिंग गुड अमाउंट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, बिकॉज उसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज में एंगेज रहना बहुत जरूरी है. दैट इज हाउ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड. सो द कंपनीज इन IT सेक्टर, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, they are continuously involved in research and development activities to improve their products. That is why जो भी, अगर हम सेल फोन्स का एग्जाम्पल लेते हैं, आप ये ऑब्जर्व करते होंगे कि उसमें न्यू वर्जन्स, अपग्रेडेड मॉडल्स कितनी जल्दी इंट्रोड्यूस होते हैं. तो जो कंपनीज नए फीचर्स के मोबाइल फोन्स को सबसे पहले मार्केट में लॉन्च करती है, वो कंपनीज ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाती है और ज्यादा कस्टमर्स पहले उसी का प्रोडक्ट खरीदती है. बिकॉज जब एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, तो उसका प्राइस भी हायर होता है. बट लेटर ऑन जब वो टेक्नोलॉजी सभी कंपनीज अडॉप्ट करने लग जाती हैं, देन वो उस प्रोडक्ट का प्राइस भी कम हो जाता है बिकॉज उसमें कुछ यूनिक फीचर्स नहीं रह जाते. जो कंपनीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को पहले इंट्रोड्यूस करती हैं, दे आर एबल टू जनरेट मोर सेल्स बिकॉज देयर प्रोडक्ट्स आर प्राइस्ड हाई, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स की प्राइस जो होती है वो हाई होती है एज कंपेयर टू द अदर वंस. सो इसमें आईफोन्स आर अ बेस्ट एग्जाम्पल, राइट. इम्प्रूव्ड कॉम्पनसेशन लेवल. अब जब एंट्री हो गई मल्टीनेशनल कंपनीज की इंडियन मार्केट में, अब वी ऑल आर अवेयर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसमें जो भी प्रोफेशनल्स, जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, दे एम्प्लॉय द पर्सन्स हु आर हाईली क्वालिफाइड, हु आर वेरी मच स्किल्ड, हु आर प्रोफेशनल. सो with the entry of MNCs, there is a considerable change in the salary package of employees at managerial and technical knowledge, because these companies pay a very good salary packages to their employees. So the entry level salaries for engineers and other managerial positions have risen significantly. So with the implementation of न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भी इंडिया में आ गई एंड दे डिमांड क्वालिफाइड पर्सन्स, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, एंड दे ऑफर गुड सैलरी पैकेज टू द एम्प्लॉयज, जिससे मार्केट में एक कॉम्पिटिटिवनेस आ जाती है. बिकॉज उन एम्प्लॉयज को रिटेन करके रखना भी तो जरूरी है ना अपनी कंपनी में. एंड they offer good salary packages to their employees so that they are retained in their company only. So उससे compensation level जो था मार्केट में वो भी improve हो गया. And the next impact was in the form of customer focus. पहले क्या होता था कि the market was basically producer oriented. तो focus जो था वो producer के ऊपर होता था कि whatever good will be manufactured by the producer, it will be produced by the producer, it will be sold in the market. तो जो प्रोड्यूसर ने मैन्युफैक्चर किया है बस वही मार्केट में सेल होना है और फोकस प्रोड्यूसर के ऊपर होता था. बट नाउ द फोकस हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. अब
the goods are manufactured as per the needs and demands of the consumer, and the consumer satisfaction or customer satisfaction plays a vital role. The goods are being produced according to the needs and demands of the consumers, and various schemes are introduced to attract more consumers. और जो कंपनीज कंज्यूमर को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वही कंपनीज कंज्यूमर्स को रिटेन कर पाती हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. That is why providing after sale services have become very important for companies to ensure customer satisfaction. और अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन को वो अचीव कर लेते हैं, then it builds a brand image of the company in the mind of consumer. कि हम भी कहते हैं कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स लेने चाहिए बिकॉज ये कंपनी आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी प्रोवाइड करती है. कस्टमर केयर में इनके हमेशा जब भी हम कॉल करते हैं तो हमारी क्वेरीज को अच्छे से हैंडल किया जाता है, हमारे इश्यूज को रिजॉल्व किया जाता है. तो इससे जब एक कंपनी कस्टमर को फोकस में रखकर ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो कंपनीज आर एबल टू मेक अ ब्रांड इमेज ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर. तो इससे कंज्यूमर भी उन्हीं के प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं. सो that is also one of the most important impact on the business environment of the new economic policy. So ये जो 6 points हमने किए हैं, तो to conclude we can say that in today's business environment एक बिजनेस एंटरप्राइज तभी सर्वाइव कर सकता है और मार्केट में लॉन्ग टाइम तक रह सकता है when it appoints qualified professional experts, when it adopts latest technology, and then by building or creating a brand image in the mind of a consumer, by having customer oriented approach or consumer oriented approach, and by having employee satisfaction. और employees कैसे satisfy होंगे? when the companies pay them fair compensation, good compensation. So that was about managerial response to changes in business environment. So I hope it is clear to you, and now I'm going to start another important topic which is a part of this chapter only, because since we are studying business environment, so business environment में हमने बोला कि वो सभी चीज़ें आती हैं, all the things जो एक business को affect करती हैं, चाहे वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, चाहे वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, चाहे वो सोशल इन्वायरमेंट है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, जो जिस भी डायमेंशन से वो रिलेट होता है वो, लेकिन वो बिजनेस को अफेक्ट करता है. तो नाउ इफ आई टेक यू वे बैक टू 2016, when we all are aware that demonetization of currency notes was announced by Prime Minister in November, in the month of November 2016. तो उससे बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आया था, हमारी इकोनॉमी पे इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा था. सो दैट इज़ वाई दिस टॉपिक इज इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर. ओके, सो लेट अस डिस्कस डीमोनेटाइजेशन इन डिटेल. सबसे पहले वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द मीनिंग ऑफ डीमोनेटाइजेशन. डीमोनेटाइजेशन refers to withdrawal of a currency unit of its status as a legal tender. जब भी कोई करेंसी यूनिट का जो स्टेटस होता है उसको मतलब it no longer remains as a legal tender. Whenever a currency unit no longer remains a legal tender and it loses its status as a legal tender, it refers to demonetization and it is withdrawn out of circulation. वो करेंसी यूनिट सर्कुलेशन से भी विड्रॉ कर ली जाती है. सो इसके कारण जो जिस करेंसी यूनिट को हम डीमोनेटाइज कर लेते हैं वो वैलिड नहीं रहती एज अ लीगल करेंसी. और जनरली ऐसा होता है कि जो करेंसी को हम डीमोनेटाइज करते हैं उसकी जगह पे गवर्नमेंट न्यू करेंसी को
इंट्रोड्यूस करती है. सो द डीमोनेटाइज करेंसी इज रिप्लेस्ड बाय न्यू करेंसी. अब जो डीमोनेटाइजेशन का जो हमने विटनेस किया है दैट इज in November 2016. On November 8, 2016, the government of India announced the demonetization of rupees 500 and rupees 1000 bank notes. तो कौन सी यूनिट को गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइज कर दिया? कौन सी करेंसी यूनिट को डिमोनेटाइज किया? 500 की और 1000 की. तो rupees 500 and rupees 1000 बैंक नोट्स दे वर डिमोनेटाइज्ड. एंड जब हम किसी करेंसी को डिमोनेटाइज करते हैं तो वो करेंसी सर्कुलेशन से हटा दी जाती है एंड विड्रॉइंग देम फ्रॉम सर्कुलेशन. सो इससे इसका क्या इफेक्ट हुआ? बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम जो हमारी करेंसी थी वो मेनली 86% करेंसी इट वॉज इन दीज 500 and 1000 banknotes. So it resulted in withdrawal of 86% currency in circulation. तो इससे हमारी जो 86% करेंसी जो सर्कुलेशन में थी वो विड्रॉ करना पड़ा उसे. तो डीमोनेटाइज्ड करेंसी जो हमने नोट्स को डीमोनेटाइज किया था गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के, दे वर रिप्लेस्ड बाय न्यू rupees 500 नोट एंड in place of rupees 1000 note, rupees 2000 note was introduced. It was so 1000 bank note was replaced by rupees 2000 note और 500 के पुराने नोट की जगह पे नया नोट इंट्रोड्यूस कर दिया गया. अब ना तो क्वेश्चन अराइजेस कि गवर्नमेंट ने इंस्टेंटली ये स्टेप क्यों उठाया और गवर्नमेंट ने ये डीमोनेटाइजेशन को क्यों अडॉप्ट किया. द मेन एम जो था डिमोनेटाइजेशन का, इट वॉज टू कर्ब मैंने उसको रिमूव करना, उसको रोकना, टू कर्ब करप्शन को गवर्नमेंट करप्शन को कम करना चाहती थी. एक अपनी तरफ से तो बिल्कुल रोकना चाहती थी. एंड चेक ऑन द यूज ऑफ नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी जनरेटेड by not declaring correct income to income tax authorities. अब हम इसको थोड़ा ध्यान से स्टडी करते हैं. तो डीमोनेटाइजेशन का मेन एम था कि सबसे पहले करप्शन को रोकना और जो हमारी करेंसी जो थी यूज हो रही थी इन द फॉर्म ऑफ डुप्लीकेट नोट्स और वो जो यूज हो रही थी फॉर इलीगल एक्टिविटीज, उसको रोकना एक ये वजह थी. दूसरा एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना. जो ब्लैक मनी बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी इन द हैंड्स ऑफ जनरल पब्लिक. ब्लैक मनी कब किसको हम ब्लैक मनी बोलते हैं? जब हम उसके वो अनअकाउंटेड वेल्थ होती है जिसका कोई भी ब्यौरा नहीं होता, जिसको आप अपनी इनकम में डिक्लेयर नहीं करते हो. तो ब्लैक मनी जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गई थी विद द पब्लिक. बिकॉज ब्लैक मनी क्यों इकट्ठी हो गई थी? बिकॉज पीपल वर नॉट डिक्लेयरिंग देयर करेक्ट इनकम टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज. बिकॉज लोगों के पास मनी ज़्यादा थी लेकिन उसके जिस हिसाब से उनके पास फंड्स थे, मनी थी, उस हिसाब से ना तो वो अपनी इनकम शो कर रहे थे ना ही उसके ऊपर टैक्स दे रहे थे. तो देयर वर नंबर ऑफ रीजंस और करप्शन बहुत बढ़ रही थी. जो इलीगल वेज थे इकट्ठा करने के मनी को वो ज्यादा बढ़ रहे थे. ट्रांसपेरेंसी नहीं बची थी इकोनॉमी में. ठीक है, देयर वर लॉट ऑफ मनी इनटू सर्कुलेशन. ठीक है, बट उसके हिसाब से गवर्नमेंट के पास जो था टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा था. द रीजन उसके पीछे क्या था? बिकॉज द पीपल वर नॉट डिक्लेयरिंग देयर करेक्ट इनकम एंड दे वर एक्यूमुलेटिंग मनी इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक मनी. बिकॉज वो अनअकाउंटेड वेल्थ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो रही थी. बिकॉज पीपल वर नॉट शोइंग द करेक्ट, they were not disclosing the correct income and they were paying less taxes as compared to their income.
अब हम फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन का क्या फीचर है? इट इज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। अब जब गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइज किया, डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो गवर्नमेंट ने 500 और 1000 की करेंसी नोट्स को सर्कुलेशन से विड्रॉ करने के लिए बोल दिया। तो द पीपल हु हैड ₹500 एंड 1000 करेंसी नोट्स, उनके लिए ये था कि गवर्नमेंट उनको एक्सेप्ट कर रही है पुराने करेंसी नोट्स को और उसकी जगह पर नए करेंसी नोट्स दे रही है अप टू अ सर्टेन लिमिट। लेकिन जिनके पास अनअकाउंटेड वेल्थ थी, जिसका कोई अभी दे हैड नॉट डिक्लेयर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट, इट मीन्स कि उनके पास उनकी जो उन्होंने इनकम शो कर रखी है उससे ज्यादा पैसा है लेकिन वो शो नहीं कर रहे। अगर वो उस करेंसी को कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप अगर जितना भी आपके पास पैसा है, अगर आप उसको न्यू करेंसी में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको बैंक में डिपॉजिट करवाइए और उसके सोर्स के बारे में बताइए। ठीक है, तो पीपल हैड टू डिक्लेयर देयर कैश होल्डिंग्स। तो लोगों को अपना कैश जितना भी था वो डिक्लेयर करना पड़ा ताकि वो बैंक से उसको नई करेंसी से एक्सचेंज करवा सकें। लेकिन जिनके पास ब्लैक मनी थी उनके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपने अभी तक उस पैसे को डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, वो आपने ब्लैक मनी के तौर पर इकट्ठा करके रखा है, तो उसे भी आप गवर्नमेंट को बता दीजिए और उसके ऊपर आप टैक्स पे कीजिए एज पेनल्टी और फिर गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेगी अगर आप स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में उसको जमा करवा देते हो और उसके ऊपर पेनल्टी जो है और टैक्स पे कर देते हो। तो इससे करेंसी जो थी, दोज हु हैड अनअकाउंटेड वेल्थ, उन्होंने भी टैक्स पे करने के बाद टैक्स पे करके पेनल्टी पे करके उसको डिपॉजिट करवाना शुरू कर दिया, बिकॉज दैट इज द ओनली वे they had. So due to demonetization, people had to declare their cash holding to get it exchanged from bank. So those having black money, they had to declare their unaccounted wealth and pay taxes as penalty. अगर वो नहीं डिक्लेयर करते अनअकाउंटेड वेल्थ, जो उनके पास फंड्स, जो पैसा बच गया 500 और 1000 के नोट जो उनके पास रह गए, अगर वो गवर्नमेंट को भी डिपॉजिट नहीं करवाते तो दे वर जस्ट, उनका कोई भी वजूद नहीं था उन नोट्स का। दे वर मियरली पेपर, पीस ऑफ पेपर, उनकी कोई भी वैल्यू नहीं रह गई थी। दूसरा फीचर था डीमोनेटाइजेशन का नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स को अवॉइड करना। आज जब आप टैक्स को पे नहीं करते हो, आप गवर्नमेंट को अपनी रॉन्ग इनकम डिक्लेयर करते हो, इट मीन्स यू आर इवेडिंग टैक्स, आप टैक्स से बचना चाह रहे हो। तो नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन का मतलब है डीमोनेटाइजेशन इंडिकेटेड दैट गवर्नमेंट विल नो लॉन्गर एक्सेप्ट टैक्स इवेजन, कि गवर्नमेंट अब के बाद से इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी जो लोग टैक्स को अवॉइड करते हैं, जो अपनी इनकम को करेक्टली शो नहीं करते, बिकॉज जो डिमोनेटाइजेशन से गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती थी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में। तो डिमोनेटाइजेशन ने इस चीज को क्लियर कर दिया कि अब के बाद से गवर्नमेंट टैक्स इवेजन को एक्सेप्ट नहीं करेगी और जो लोग टैक्स इवेड करेंगे, टैक्स इवेजन को अडॉप्ट करेंगे, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। दे विल हैव टू पे ह्यूज पेनल्टीज। थर्ड था टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। जब डिमोनेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया तो जिन लोगों के पास जितनी भी ब्लैक मनी थी वो सर्कुलेशन में नहीं थी, सबने छुपा करके रखी हुई थी। That money was not in circulation initially because the people had accumulated that wealth. तो उससे क्या, जब उनको वो सारे के सारे
मनी को, अपने सारे पैसे को बैंक में डिपॉजिट करवाना पड़ा ताकि वो उसको न्यू करेंसी के साथ एक्सचेंज कर सकें। इससे करेंसी जो थी, जो सर्कुलेशन में बढ़ गई। बैंक्स के पास बहुत सारे सोर्सेज से पैसा आना शुरू हो गया कन्वर्जन के लिए। सो इससे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करना गवर्नमेंट के लिए आसान हो गया। और जब करेंसी, ज़्यादा फंड्स गवर्नमेंट के पास, ज़्यादा कैश डिपॉजिट होने लग गया, तो जो सेविंग्स थी एक करेक्ट फाइनेंशियल सिस्टम के दायरे में आ गई। क्योंकि पहले जो भी लोगों ने सेव करके रखा हुआ था वो ब्लैक मनी के तौर पर फंड्स को साइड में रखा हुआ था, सेव करके रखा हुआ था, जिसकी कहीं पर भी गिनती नहीं थी, कहीं पर भी काउंटिंग नहीं थी। लेकिन अब उस कैश की तो वैलिडिटी खत्म हो गई, लीगल वैलिडिटी खत्म हो गई अगर वो उसको एक्सचेंज नहीं करवाते। और उसको एक्सचेंज कराने के लिए जो लोगों ने फंड्स को छुपा करके रखा हुआ था वो भी सामने आ गए, वो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर एंटर हो गए। और इससे गवर्नमेंट के पास फंड्स की लिक्विडिटी बढ़ गई। द एक्सेस कैश डिपॉजिटेड बाय पीपल, अब गवर्नमेंट उस फंड से क्या करेगी? जब लिक्विडिटी बढ़ गई तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस फंड्स को सही ढंग से चैनलाइज करने के लिए बहुत सारी लोन स्कीम्स को लॉन्च किया। क्योंकि गवर्नमेंट के पास जितना पैसा इकट्ठा हो गया, अब वो कैश इकट्ठा हो गया, मनी इन सर्कुलेशन बढ़ गई, लिक्विडिटी बढ़ गई गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट ने उसको पब्लिक वेलफेयर में यूज करना शुरू किया। और जिन लोगों को पैसों की जरूरत थी, गवर्नमेंट स्टार्टेड ऑफरिंग लोन्स अंडर वेरियस स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो डिमोनेटाइजेशन की अभी हमने 3 फीचर किए। पहला है इट इज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, कि बिकॉज अब इसके आने से लोगों को, पीपल हैड टू डिक्लेयर देयर कैश होल्डिंग ताकि वो उसको बैंक से एक्सचेंज करवा सकें। तो जिनके पास ब्लैक मनी थी उनको भी बताना पड़ा अगर वो टैक्सेस पे कर देते हैं एज पेनल्टी। और गवर्नमेंट ने इस डिमोनेटाइजेशन से इस बात को क्लियर कर दिया कि अब से टैक्स इवेजन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और तीसरी बात, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। जो भी फंड्स थे वो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में एंटर हो गए। पहले वो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में आ ही नहीं पा रहे थे बिकॉज द पीपल हैड अनअकाउंटेड वेल्थ। अनअकाउंटेड मतलब जिसका कोई हिसाब नहीं होता हो, सबने छुपा करके रखा हुआ था। लेकिन अब वहीं से सारा पैसा एक प्रॉपर फाइनेंशियल सिस्टम में एंटर होगा, क्योंकि जिसने जो पैसा छुपा के रखा था वो सब उनको बैंक में डिपॉजिट कराना पड़ा टू गेट इट एक्सचेंज विद न्यू करेंसी। ठीक है, अदरवाइज वो एक सिंपली क्या रह जाता, पीस ऑफ पेपर रह जाता। तो इससे गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया, लिक्विडिटी बढ़ गई, और जिसको गवर्नमेंट ने पब्लिक वेलफेयर में यूज करना स्टार्ट किया। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स, लोन स्कीम्स लॉन्च की ताकि जरूरतमंदों को, नीडी को जो लोन्स दिए जा सके। अब फोर्थ जो इसका फीचर है डिमोनेटाइजेशन का, इट वाज क्रिएटिंग कैशलेस और डिजिटल इकोनॉमी। Demonetization was considered as a step forward for creating India as digital economy in order to promote cashless transactions. इंडिया में कैशलेस ट्रांजेक्शन्स का ज़्यादा ट्रेंड, ज़्यादा यूज डिमोनेटाइजेशन के बाद हुआ। उसी के बाद से बिकॉज पीपल हैड नॉट मच लिक्विडिटी इन देयर हैंड्स, लोगों के पास कैश की कमी हो गई जब डिमोनेटाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ। बिकॉज न्यू करेंसी थी वो उतने फ्लो में सर्कुलेशन में नहीं आई, तो पीपल स्टार्टेड यूजिंग मेनली डिजिटल मेथड्स ऑफ पेमेंट्स। तो उस टाइम पर पीपल स्टार्टेड यूजिंग देयर प्लास्टिक मनी इन द फॉर्म ऑफ डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स, उससे ट्रांजेक्शन्स करनी शुरू कर दी। ऑनलाइन बैंकिंग ज़्यादा प्रेफर की, ऑनलाइन पेमेंट्स प्रेफर की। सो जिसको हम पेटीएम के थ्रू मनी जो है पेमेंट्स करनी शुरू की। सो इट initiated digital transactions and it started the process of converting India into
डिजिटल इकोनॉमी एंड लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए किन चीज़ों का पहले से होना ज़रूरी था? एक तो था कि POS मशीन्स, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स फॉर बिजनेसमैन, कि अगर बिजनेसमैन हैं उनको अपनी शॉप में, अपने बिजनेस सेटअप में पॉस मशीन्स को लगाना पड़ा जहाँ पे कार्ड स्वाइप किए जा सके। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनस एस्टैब्लिश करने पड़े और उसके लिए सेल फोन्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरा इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो ये 3 चीज़ें थी जो कि इनकी प्री एग्जिस्टेंस होनी चाहिए टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, सो दीज वर द फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। नाउ अब हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ डीमोनेटाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी पे। व्हाट वर द इम्पैक्ट और इफेक्ट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले जो इंटरेस्ट रेट्स थे उसके ऊपर हम इम्पैक्ट देखते हैं। जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो स्लैश हो गए। स्लैश हो गए मतलब कम हो गए, बिकॉज बैंक के पास लिक्विडिटी बढ़ गई। जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइस कम हो जाता है। तो इसी ढंग से जो लिक्विडिटी ज्यादा क्रिएट हो गई, द बैंक डिपॉजिट्स ऑल्सो इंक्रीज्ड विच लेड टू इंक्रीज in financial savings and higher liquidity with the banks. This resulted in decrease in lending rates. तो lending rates जो थे वो कम हो गए, so loans जो थे वो सस्ते हो गए, loans became cheaper. उसके बाद decline in private wealth. अब demonetized currency notes जो थे कुछ लोगों ने बैंक्स को वापस नहीं किए, because the people who had too much private wealth, जो ब्लैक मनी थी बहुत ज़्यादा थी जिसको वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे, उसका सोर्स डिक्लेयर नहीं कर सकते थे, बिकॉज उनको डर था कि उनके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी, लीगल एक्शन लिया जाएगा, बिकॉज उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा वेल्थ है जिसको वो डिक्लेयर नहीं कर सकते, बिकॉज वो अनअकाउंटेड वेल्थ है जिसका गवर्नमेंट को ब्यौरा नहीं दे सकते। अब वो पैसा वो एक्सचेंज भी नहीं करवा सकते, तो वो उस पैसे की क्या वैलिडिटी बची उनके लिए? इट बिकेम मियर पीसेस ऑफ पेपर, और उस फंड की कोई भी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, जिसकी वजह से प्राइवेट वेल्थ ऑफ पीपल डिक्लाइंड, बिकॉज उसकी वजह से पहले उनके पास बहुत पैसा था, लेकिन डिमोनेटाइजेशन होने की वजह से वो उस फंड्स को जिसका सोर्स वो गवर्नमेंट को डिक्लेयर नहीं कर सके टू अवॉइड एनी लीगल प्रोसीडिंग्स, तो उसकी वजह से उस पैसे की तो वैल्यू खत्म हो गई जो उनके पास था, और दिस रिजल्टेड इन डिक्लाइन इन देयर प्राइवेट वेल्थ, और उनकी प्राइवेट वेल्थ उससे कम हो गई। उसके बाद है डिजिटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन के कारण डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इट लेड अ फाउंडेशन फॉर पेपरलेस और कैशलेस इकोनॉमी, कैशलेस ट्रांजैक्शंस। उसके बाद है रियल एस्टेट प्राइसेस। द रियल एस्टेट सेक्टर इट वाज बैडली हिट बाय डिमोनेटाइजेशन। जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर था वो डिमोनेटाइजेशन से उसके ऊपर उस सेक्टर पे बहुत बैड इफेक्ट पड़ा, बैड इम्पैक्ट पड़ा, बिकॉज जो बायर्स थे उन्होंने अब पोस्टपोन कर दिया प्रॉपर्टीज को खरीदना। बायर्स पोस्टपोन देयर डिसीजंस टू बाय प्रॉपर्टीज। उसके बाद है टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन तो गवर्नमेंट के पास बढ़ गया डिमोनेटाइजेशन होने के कारण, बिकॉज अगर उस मनी को वो इफ पीपल वांट टू गेट देयर अनअकाउंटेड वेल्थ एक्सचेंज्ड विद द न्यू करेंसी, तो उसके लिए उनको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा पहले, तब दे विल बी एबल टू टैक्स इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी देना पड़ेगा, तब जाकर उनका पैसा कन्वर्ट होगा न्यू करेंसी में। तो बहुत नंबर ऑफ पीपल adopted this way of saving their money, और जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। देयर वॉज एन इंक्रीज इन द टैक्स कलेक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड डिस्क्लोजर। लोगों ने डिस्क्लोज किया
about their unaccounted wealth, और उससे they had to pay tax and penalties to the government. गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन के थ्रू बहुत सारा पैसा जमा हो गया. that were the impact of demonetization on Indian economy. I hope the topics discussed by me in today's class are clear to you. And with this, this was for today's class only. Thank you.